Okay, so very well. Good afternoon, everybody. Let's start off with Monica's doubt. Yes, Monica, please go ahead. Maybe type in or maybe switch on your mic and just tell me. सर जो हमने पी वैल्यू हमने कंसेप्ट किया था उसमें हमें बस यही चेक करना होता है कि अगर हमारी पी वैल्यू 5% से कम है तो दैट वेरिएबल इज ग्रुप टुगेदर दैट्स इट थैंक यू Okay, before I begin, that's it. Was that it, Monica? That's all. Okay. Okay, I was really expecting that you will push me into testing waters because I can understand there must be a lot of going on your mind. There have been a lot of concepts and all. So anyway, that's good news. I want you to install a package. I don't know if I made you install. You have already installed ggplot2. That's in place. I want you to install another package that is car, C-A-R. Install this package as well, car package. And while this installation does its job, let's check what I did not discuss yesterday on purpose. That's the p-value thing what Monica is asking. I hope this illustration is visible. Visible and readable. पक्का पक्का. अभी ठीक है शेखर. शेखर नंबर बढ़ गया तेरा भी मेरी तरह. मुझे भी नहीं दिखता स्क्रीन पे. मुझे भी लग रहा है बनवाना पड़ेगा. Okay. So what exactly is p-value? I'm not going into definition and jargons. Okay. I'm trying to explain you the concept of p-value. What is the idea behind p-value? Okay. So please keep yourself on mute, everybody. Unless and until there is a question. So please keep yourself on mute. If there is a question, drop me in the chat box. I will invite you. Remember this normal distribution we discussed? ये सारी कहानी हमारे उसमें कहाँ फिट हो रही है? कल भी किसी ने पूछा तो था, शायद अभिलाषा, इफ आई रिकॉल करेक्टली. ये हमने इतनी सारी कहानी क्यों की थी? दुनिया भर का मैथमेटिक्स. वो मेरे किस काम आ रहा है? डेटा साइंस में वो कहाँ जेल करता है? लेट्स गेट बैक. लेट्स गेट बैक अ लिटिल फ्यू डेज अगो. हम जो कर रहे थे, we established कि मैं जो भी डेटा से डील कर रहा हूँ, eventually that data set is a sample. You keep telling me yes or no. मैंने बात की थी इस बारे में, बस इतना बताते रहना मेरे को, तो मैं आगे चलता जाऊंगा. अगर कंफ्यूजन हो तो वो बता देना. Every data set, be it of any amount, be it, it may be a humongous data, end of the day it is a sample. It is just that it is a large sample. It is a huge sample. So one thing is established, that it is going to follow normal distribution, right? Central limit theorem पढ़ा था हमने. Now I am going into मेरा hypothesis क्या है. पॉपुलेशन सैंपल वाली कहानी तो यहाँ तक हुई. अब मुझे ये पता चल गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने जा रहा है. आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग
मेरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती थी? हमारी हाइपोथेसिस क्या होती थी? देयर इज अ क्रिटिकल वैल्यू, ऐसे कर रहे थे ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिमेंबर दैट? कौन सा एग्जाम्पल था अपना, मैगी के मेट्रो या जो भी था ना, उसमें एक क्रिटिकल रीजन था कि हमारे सैंपल में ये वैल्यूज इससे ज़्यादा निकल गया, सैंपल मीन्स इससे ज़्यादा निकल गई, तो हम क्या कह रहे हैं? एच नॉट इज रिजेक्टेड, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और इफ दिस, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ कहीं आ गया, कहीं भी एक्सेप्टेंस रीजन में, यानी क्रिटिकल रीजन के अंदर अंदर है, तो हम क्या कहते थे? क्या कहते थे? बताना जरा जल्दी से, कोई क्या कहते थे? एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एच नॉट इज ट्रू। हाँ, याद आ रहा है? यस। हम ये नहीं कह रहे कि एच नॉट इज ट्रू, हम कह रहे हैं एच नॉट इज, वी हैव फेल्ड टू रिजेक्ट इट बिकॉज वी डोंट हैव इनफ एविडेंस, तो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं माना, लेकिन आपने जो एविडेंस दिया था हमें, जो सैंपल डेटा दिया था, उसमें इतना एविडेंस नहीं मिला कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। नाउ व्हेन आई एम प्रेडिक्टिंग इन डेटा साइंस, इन प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स, हम पी वैल्यू की बात कब कर रहे हैं? वेरिएबल सिग्निफिकेंस देखने के लिए कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ठीक है? तो दो हाइपोथेसिस बनी, एक कह रही है वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, दूसरी कह रही है वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है। बताओ कौन सी प्रिवेलिंग थ्योरी है? प्रिवेलिंग थ्योरी क्या है? प्रिवेलिंग थ्योरी क्या है हमारी? नाउ समथिंग अगेन टू कीप इन माइंड, perhaps I have said this phrase already. Being an analyst, being a data scientist, you don't trust anything. You don't make up your mind, you don't assume anything. Fair? तो मैं कह रहा हूँ, मैं पहले से पहले क्यों मान लूँ कि कोई भी वेरिएबल इंपॉर्टेंट है? My prevailing theory is nothing is important. None of them has to do anything with target variable. Fair? यहाँ तक ठीक बात है, लॉजिक समझ आता है? ये हम कह रहे हैं ऑल आर इनसिग्निफिकेंट, वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, किसी वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। नॉट ऑल, ऑल नहीं कह रहे हम, तो वेरिएबल बाय वेरिएबल ट्राई कर रहे हैं। लेट्स कॉल इट, जो भी वेरिएबल हमारा टेस्टिंग में है, वी आर कॉलिंग इट, जैसे कल देख रहे थे हमने, टीवी बजट देखा, फिर न्यूज़पेपर देखा, फिर जो भी देख रहे थे, तो हमारा नल हाइपोथेसिस हुआ दैट वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट, इसका टारगेट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं। नाउ टेल मी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया अपने आप, इतना कहते ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है? और चाहे कुछ भी हो जाए, जो नल हाइपोथेसिस कह रहा है वो नहीं है। तो क्या लिखूं, वर्ड्स में कैसे लिखूं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को? यार सिंपल रहता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। नहीं, अभिलाषा, मे बी आई कंफ्यूज्ड यू बाय माय इनिशियल स्टेटमेंट। वी आर नॉट चेकिंग फॉर ऑल वेरिएबल्स एट अ टाइम, हम सारे वेरिएबल्स एट अ टाइम नहीं बोल रहे हैं। फॉर ईच वेरिएबल आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट। तुमने बोला टीवी बजट, मैं कह रहा हूँ वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट। तुमने बोला न्यूज़पेपर बजट, मैं मान के चल रहा हूँ वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट निकलेगा। So that is the idea behind being
और डेटा साइंटिस्ट यू डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, यू डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग कि ये वेरिएबल शायद इंपॉर्टेंट निकल जाएगा, नो। तो कीप योर होप्स लो। हम मान के चल रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं निकलेगा, तो एच नॉट हो गया वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, ऑटोमेटिकली एच अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। यहाँ तक ठीक है। Now the idea behind p-value is distance from extreme maxima to the critical value. Now question arises, what can be the critical value? What can be the critical value? तो रिमेंबर हमने देखा था कि अगर मैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा में रेंज पे बात करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होता था मेरे ऑब्जर्वेशन का? शायद बात की थी ये भी हमने, है ना? Now say, and since I am inferring from a sample on a basis of sample I am making a decision, तो मुझसे गलती हो सकती है। तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी आई एम श्योर कि मेरी आई एम बाय हाउ मच प्रोबेबिलिटी आई एम श्योर, इट सेज 68%। आई एम नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, बट व्हेन आई से दैट म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस टाइम, इट इज 95%। so there is a very high chance my probability it becomes 95%. so by general thumb rule, unless and until specified by your business problem, ठीक है? यस, टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाली थ्योरी पे हम काम करते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर 95%, सो दिस इज इवेंचुअली कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। कहीं लिखने लिखा पढ़ा मिल जाए कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो इसी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इफ मेरी ऑब्जर्वेशन अगर 95% कॉन्फिडेंस से मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ। ठीक है, 5% मिस्टेक का भी चांस है, मुझसे गलती हो सकता है, बट एनीवे मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ जस्ट बेसिस दिस सैंपल, आई थिंक इट इज गुड इनफ। तो बाय थंब रूल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को सफिशिएंट समझा जाता है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू वही हो गई 95%। समझ गए? जी वैल्यूज में देखा था ना, ये तो 95% वैल्यूज इधर लाई कर रहे हैं इसके, उसको हमने बोल दिया क्रिटिकल रीजन। इसको दूसरी तरह से बोलने का तरीका क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, अगर कहीं ये पढ़ा मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है और कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है ये। अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो बचा कितना? बचा कितना? अरे सिग्निफिकेंट होने का चांस कितना रह गया इसका? 5%। सही बात है। तो इसे सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, वी कॉल इट सिग्निफिकेंस लेवल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। यहाँ तक कहानी समझ आती है? यहाँ तक भी बात हुई? अब सर आते एक हैं। कंफ्यूजन है। यस नागेंद्र। फिर हम डेटा जब 95% तक ले रहे हैं तो 97 99.27 तक क्यों नहीं ले सकते? हाँ आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, जस्ट कम नॉट टू इट। ठीक है, सही क्वेश्चन है उसका। 1 मिनट के लिए जरा जस्ट बी विद मी, आते हैं उस पर, वो भी बात करते हैं। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड पी वैल्यू? पी वैल्यू क्या बताता है मेरे को? पी वैल्यू इज, अगर आप डेफिनेशन देखोगे वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। पी वैल्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस जीरो सिग्निफिकेंस और जो भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू आई है।
नाउ से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, से दिस वाज, क्या बता रहा है ये, 95% स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से परहैप्स माना कि ये क्रिटिकल वैल्यू थी, जहां ये डॉटेड लाइन आ रही थी। यानी ये क्या हुआ, दिस डिस्टेंस इज 95%, जो मैंने अभी बोला, अगर वही बात मान लो तुम मेरी थोड़ी देर के लिए कि हम 95% इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में काम कर रहे हैं, तो दिस इज 95%। देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ, कितना हुआ, अरे वही तो हुआ 5% अल्फा, है ना, सही बात। हम क्या कह रहे हैं, पी वैल्यू इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम मिनिमा या मैक्सिमा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सट्रीम ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सपोज ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू इधर से तुम्हारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर निकल गई थी, लेकिन मैं किधर से मेजर कर रहा हूँ इसको, इधर से, नॉट फ्रॉम दिस साइड। सपोज इधर से देखूं तो ये शायद 95% से ज़्यादा जा रही थी, इसे 97% हो रही, लेकिन इधर से देखूंगा तो पी वैल्यू कितनी आई है, क्या बोलूँ इसको, हाउ मच इज द पी वैल्यू ऑफ दिस, पी वैल्यू कम्स आउट टू बी यस 3% या 0.03। इसका मतलब क्या हुआ, दिस पी वैल्यू इज टू स्मॉल। इसका मतलब अल्फा जो था क्रिटिकल लेवल, ये 5% हो जाना चाहिए था, यहाँ से एक्सट्रीम से अगर देख रहा हूँ अल्फा को, तो अल्फा वाज 5%, पी वैल्यू अल्फा से छोटी है, पी वैल्यू इज लेसर देन अल्फा। इट मीन्स आपका कहाँ कहाँ गिर गया ये ऑब्जर्वेशन, रिजेक्शन रीजन में, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। क्या कहती थी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कहती थी वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, और ये हो गई रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गई, अभी अभी तो देखा, रिजेक्ट हो गई ऑब्जर्वेशन, रिजेक्शन रीजन में पढ़ा है तुम्हारा। यानी क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस बात का, इसके रिजेक्ट होने का, वेरिएबल इज, हाँ वही जो स्टार लगे हुए देख रहे थे, तो फिर आ रहा था ना, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, स्टार लग जाते थे उसके सामने, इट मीन्स वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पी वैल्यू उतने स्टार लग जाएंगे उसके सामने। यहाँ तक बात बढ़िया हुई, यहाँ तक भी समझ आता है, ओके। एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, योर ऑब्जर्वेशन इज समवेयर है, तो पी वैल्यू कितनी हो गई इसकी, एक्सट्रीम से देखें, एक्सट्रीम से पी वैल्यू इज से 10%, हम 95% कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे, तो अल्फा कितना हुआ, यहाँ एक्सट्रीम से डिस्टेंस कितना हुआ, वो अल्फा हो गया, एक्सट्रीम से क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल मार्क का डिस्टेंस दैट इज अल्फा, वो तो 5% है, एक्सट्रीम से ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस वो कितना हुआ, वो पी वैल्यू हो गया, इट कम्स आउट टू बी 10%। यानी ऑब्जर्वेशन कहाँ गया आपका, उस रीजन में जहां हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पाती है, उस रीजन में आ गए आप जहां हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पाते हो। तो अब क्या सिनेरियो बना है, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, तो हाइपोथेसिस को अब आप नाउ यू से आई फेल टू रिजेक्ट इट, वी कैन नॉट रिजेक्ट दिस, देयर इज नॉट इनफ एविडेंस। ठीक है, now depending most of the scenarios like bank customers, telecom charge, superstore sales, car prices, jewelry, in these cases p value, or if we consider alpha at 5%, or in other words we are working in confidence interval of 95%, that's good enough. However, जो नागेंद्र कह रहा था
नागेंद्र का कहना था व्हाई नॉट वी वर्क इन द रेंज ऑफ म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। डेफिनेटली वी कैन वर्क। अगर ये करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया आपका? कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, हाँ जी, 99.7%। ठीक है, तो अल्फा कितना बचा? यू रिकॉन अल्फा कितना बचा? इट इज 0.3%। यानी it is 0.003%. Now I am making a statement. Think about it. So देखते रहना साथ साथ। यानी अगर कोई वेरिएबल इंपॉर्टेंट देखना है मेरे को, इस कंडीशन में अगर मैं अल्फा को इतना स्मॉल मान के चलना हो, तो वेरिएबल को मैं कब बोल पाऊंगा कि ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है? वेरिएबल को मैं तब बोलूंगा इंपॉर्टेंट व्हेन पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। यानी पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.003। समझ पा रहे हो? यानी मैं सिंगल स्टार और डबल स्टार पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। कल जो लग रहे थे ना सिंगल स्टार डबल स्टार, हम देख रहे थे, एक लीजेंड देखा था। आई कैन ओनली बी कॉन्फिडेंट व्हेन दिस वेरिएबल इज 3 स्टार, डायरेक्टली 3 स्टार, ऑलमोस्ट जीरो। तब मैं मानूंगा कि हाँ ये वाकई सिग्निफिकेंट है मेरे प्रेडिक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, if you are dealing with a data set where where the cases of where you are dealing with life, like healthcare, pharmaceuticals, or something really related to threat to life, maybe space programs, or maybe uh, डिफेंस, वहां पर अगर कर रहे हैं, और मे बी यस करेक्ट, डेटा फॉर रोड सेफ्टी, इफ यू आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ डेटा सेट्स, देन यस डेफिनेटली आई विल वांट टू बी वेरी वेरी श्योर कि ये वेरिएबल वाकई में सिग्निफिकेंट है कि नहीं। देन आई विल डेफिनेटली वांट टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली ना, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट होने लगूं तो प्रैक्टिकली, समझ पा रहे हो, अगर मेरे को टॉप 5 मिल रहे थे, मेरे को मिल रहे थे 5 वेरिएबल्स अभी तक, कोई 2 स्टार है, कोई 1 स्टार है, कोई 3 स्टार है, अगर मैं बिल्कुल उनकी बात करने लगूं, नहीं मैं तो बस उसकी सुनूंगा जो 1 स्टार है, तो शायद एक दो ही वेरिएबल रह जाएंगे मेरे काम करने के लिए। यस और नो? तो what happens is I am again restating this in other words, मेरे 5 वेरिएबल्स मेरे प्रेडिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ इसमें जंबल अप मत करना, दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस। अभी तक जो कहानी कह रहा हूँ ये सिग्निफिकेंस की बात है, ये प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैंने देखा इफ आई एम अ बिट लीनियंट, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 5% में, आई एम अ बिट लीनियंट। एनीवे माई कॉन्फिडेंस इंटरवल इज वेरी गुड, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसने मेरे को बताया 5 वेरिएबल इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जी, शायद ये पांचों मिलेंगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तुमने कह दिया कि ना, मैं बिल्कुल उसे ही मानूंगा जो बिल्कुल अल्फा, अगर मेरा को एकदम क्लीन कॉन्फिडेंस होगा तभी मानूंगा मैं ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, वेरिएबल तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है सिर्फ दो जिनसे तुम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हो। कल ये भी देखा था आपने, मॉडल के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा उसका प्रिडिक्शन होता जाता है। आप अननेसेसरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल ड्रॉप कर दोगे, इट इज गोइंग टू सफर इन, कहाँ सफर करेगा ये वेरिएबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफर कहाँ करेगा? आर स्क्वायर्ड।
ठीक है जी, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ अबाउट पी वैल्यू। ऑनेस्टली बताऊं, अगर इतनी कहानी आप अपने इंटरव्यू में बता पाए, अगर कोई क्वेश्चन कर लेता है कि पी वैल्यू ऐसा होता है एंड इफ यू आर एबल टू प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट योर आंसर, ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्प्रेस कर दोगे उसको इंटरव्यूअर। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, उनको नहीं पता है इतना थियोरेटिकल हम किसकी बात कर रहे हैं। दे ओनली नो जितना कल मैंने तुम्हें बताया। नहीं नहीं अभिलाषा, इट इज नॉट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये नहीं कह रहा है कि अगर आप बजट प्लॉट कर लोगे अपने डेटा का तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, नो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि योर डेटा इज अ सैंपल, और ऐसे अगर n सैंपल्स हो आपके पास, रैंडम सैंपल्स पूरे पॉपुलेशन से आपने ले रखा हो, सी दिस इज अ थ्योरम, सो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। योर it has been these observations are seen in various experiments, so you don't have to go prove it theoretically. Okay, so enough about p values, let's get to business. Here in the chat box, just do this. Start off with a new fresh script file and run this. Today we will see some tips and tricks with linear regression. कल आपने देख लिया था सिंपल कैसे होती है, मल्टीपल वो कैसे होती है। Today we are going to deal with the data, जैसा डेटा आता है हमारे पास उस डेटा में हम linear regression कैसे implement कर सकते हैं। What do you see? किस टाइप का डेटा है ये, क्या बातें कर रहा है, कहाँ से आ गया? हम्म। Yes, this is a data set about some gems, diamonds, and it is observing various aspects of some diamonds. डायमंड का कुछ कैरेट होता है, कट होता है, कट क्वालिटी, हाँ शायद कट क्वालिटी से फर्क पड़ता हो डायमंड के प्राइस पे। कलर, कलर, डायमंड का कलर, कलर लिखा कैसे उन्होंने, रेड ब्लू ग्रीन नहीं लिखा है, इट इज EEIJ समथिंग समथिंग। तो ठीक है, उनके इंडस्ट्री का कुछ जार्गन होता होगा, ज्वेलरी इंडस्ट्री का, है ना। जेम्स की इंडस्ट्री में कुछ होता होगा कलर, पेल है, वाइट है, ब्लूइश है, टिंजी है। देन देयर इज क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी मीन्स हाँ डायमंड अंदर से हेजी है कि बिल्कुल क्रिस्टल है शायद वो, और उन्होंने डिनोट कैसे किया, SI1 SI2 VS1 VS2 समथिंग समथिंग। अरे है कोई ज्वेलरी वाला यहाँ पे, किसी ने कुछ पढ़ रखा हो, जानता हो इनके बारे में, किस बारे में बात कर रहे हैं? ओके चलो, नाउ डायमंड में कुछ होता है डेप्थ। अब ये क्या होता है, डेप्थ इन अ डायमंड, व्हाट डज इट मीन?
और गलती से आइडिया लगाने लगो डेप्थ का तो अगला और देख लेना। टेबल, डायमंड में टेबल क्या होता है? अच्छा चलो छोड़ो, सोचेंगे इनका। देन देयर इज प्राइस, हाँ ये तो हमें पता। ये तो हमें सबको पता। किसी को गर्लफ्रेंड ने लूटा है, किसी को बॉयफ्रेंड ने, इवेंचुअली सबको पता प्राइस क्या है डायमंड। देन देयर इज समथिंग एक्स वाई जी। कुल मिला के समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ। दिस इज अ डेटा सेट विच इज बिल्ट इन ggplot2 पैकेज, इसीलिए ggplot2 अटैच किया था हमने शुरू में। इट इज जस्ट देयर फॉर प्रैक्टिस से, जैसे आप आइरिस और एम्प्टी कार्स वगैरह यूज कर चुके हो, डेटा सेट देख चुके हो, तो ऐसा ही एक डेटा है डायमंड्स का। यूज बहुत प्रैक्टिकल है इसका मधुर। यूज, अगर ये सच में इंडस्ट्री का डेटा हो, से पीपी ज्वेलर्स और कल्याण ज्वेलर्स काइंड ऑफ पीपल, हम क्या करने जा रहे हैं अभी? वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल। मशीन लर्निंग से हम देखने जा रहे हैं कि इस प्राइस पे डायमंड्स के किन पैरामीटर्स का इम्पैक्ट आता है, किन का नहीं आता है। माने आपका क्लाइंट आपसे क्या पूछ रहा है, आपका ज्वेलरी इंडस्ट्री का क्लाइंट आपसे समझना चाहता है कि आगे से वो कैसे डायमंड्स इम्पोर्ट करे, जहाँ से भी वो लेके आ रहे हैं रॉ मटेरियल या जो भी वो करना चाह रहे हैं, दे वांट टू फाइंड आउट कि प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है क्या, क्या पहले से हमें आइडिया लग सकता है कि प्राइस कितना होगा। हम्म, ये करने जा रहे हैं। हाँ अच्छा, इन दैट सेंस, हाँ आई वाज कमिंग ऑन टू दैट। अच्छी बात क्या है, जब हमें ये पता है कि ये बिल्ट इन है, तो हमें ये भी पता है कि बिल्ट इन डेटा सेट का, हाँ जी, जो भी बिल्ट इन है उसका एक हेल्प डॉक्यूमेंट मिलता है। So it is telling you, okay, what is this data set about? It is prices of over some 50,000 diamonds. They are round cut, and what are, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स गिवन है, उनका मतलब क्या है। रिमेंबर क्रिस्प डीएम, डेटा अंडरस्टैंडिंग, you used to get a data dictionary, here it is। ठीक है, हेल्प डॉक्यूमेंट लगा के कुछ समझ आ रहा है, अब कुछ बेटर है, देखोगे जरा, समझ आ गया डेप्थ टेबल कौन है, एक्स वाई जी कौन कौन है। ठीक है, गिव इट अ ग्लिम्स, तो आपको समझ आ जाएगा उसमें इस चीज़ का मतलब क्या क्या है। एग्जैक्टली, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, तो हेल्प डॉक्यूमेंट आप देख लोगे। नाउ डोंट टाइप इट, आई एम गिविंग इट टू यू, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट। क्या कर रहा हूँ बताता हूँ अभी। व्हाट आई एम डूइंग इज, बिकॉज अभी मेरे को ये डेटा से कल हमने कुछ भी, इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ भी डेटा क्लीनिंग नहीं किया था, रिमेंबर दैट। हमने कोई डेटा क्लीनिंग नहीं किया, हम सीधे ने उठा के हमने रिग्रेशन पे पहुंच गए थे, बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। नाउ दिस इज बिल्कुल रॉ डेटा सेट, इट हैज कम फ्रॉम मी, फ्रॉम माई क्लाइंट, आई एम ट्रीटिंग इट लाइक दैट। ठीक है, तो यू पीपल आर गोइंग टू एक्ट लाइक दैट।
वी विल ट्रीट इट लाइक एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें हमें डायमंड्स के बारे में पता करके अपने क्लाइंट को बताना है ठीक से। Now this data set is built in, so I need to clean this data, और built in data में कुछ change नहीं हो पाएगा, तो I am importing it all the data set, जो भी पूरा data था वो मैंने import कर लिया है diamond df नाम के data frame में। Now this data frame is available to me on my environment and I can do n number of things with this data। inbuilt में कुछ नहीं कर पा रहा था, अब कर पाऊँ। inbuilt में कुछ सेव नहीं होगा ना। ओके फैंटास्टिक। नाउ टेल मी, हाँ जी, क्या क्या करोगे इस डेटा सेट के साथ? बताओ क्या क्या देखना होता है हमें, क्या क्या देखना चाहिए मेरे को? रॉ डेटा आ गया है मेरे पास। ओके, नंबर 1 मिसिंग वैल्यू। कैसे देखते थे? सम इज डॉट, यही तो करते थे। तो पहले तो ये देख लें मिसिंग वैल्यू तो नहीं है डेटा में। शेयर इन द चैट बॉक्स। टाइप करने की कोशिश मत करना, मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? मेरे को जस्ट बताते रहो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड। टाइप करने में डोंट, ठीक है, लूज योर अटेंशन, स्टे विद मी ऑन माई स्क्रीन, कोड में भेजता रहूंगा। मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, और क्या करना चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट चेक जो मेरे को देख लेना चाहिए? डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, डुप्लीकेट वैल्यू से पहले एक दूसरा कंसर्न है मेरा, मैं वो दिखा रहा हूँ। हालांकि डुप्लीकेट भी मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। आई हैव चेक्ड स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू वी सी? सम आर नंबर्स, न्यूमेरिक, some are, what do you see? It is telling you ordinal factor, remember ordinal categorical variables होते थे, ये वही है, ये कैटेगोरिकल है और इनमें एक ऑर्डर भी है, वो बता रहा है, ऑर्डर भी दिखा रहा है। फेयर इज लेस देन गुड, लेस देन समथिंग, डी इज लेस देन ई, लेस देन एफ, लेस देन जी, एंड देयर इज समथिंग। मेरी प्रॉब्लम क्या है? दीज आर ऑल फैक्टर्स, मुझे कहीं ना कहीं दुख देंगे। ये भी हमें ध्यान है, ये भी हमने करके देखा था, फैक्टर कहीं ना कहीं परेशान करता है मेरे। तो लेट्स सेटल दैट फर्स्ट, पहले स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं। सो जस्ट चेक दिस आउट, बता देना मेरे को ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, डायमंड डीएफ म्यूटेटिव, दिस डायमंड डीएफ, अगर कोई कॉलम फैक्टर है उसे कन्वर्ट कर दो, म्यूटेट कर दो एज करेक्टर, ये कह रहा हूँ। है ना बढ़िया, यही कह रहा हूँ। Here in the chat box, म्यूटेटिव नागिन, इट इज यूटिलिटी ऑफ dplyr। ऐसे अप्लाई तो देखा था हमने। अगर ये नहीं किया था तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। एक बात बताओ, मेरे को एक एनोमली दिखा, मेरे को दिखा कुछ कॉलम फैक्टर फॉर्म में आ गए हैं, 3 कॉलम्स, और ये मेरे को परेशान करेंगे, मुझे ये भी पता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये फैक्टर ना रहें, ये कैरेक्टर हो जाए। कैसे कर सकते हो इसको? या तो एक एक करके लिखूं डायमंड कट, और उस पर असाइन कर दूं एज फैक्टर डायमंड कट, फिर लिखूं डायमंड कॉलर, उस पर असाइन कर दूं एज कैरेक्टर डायमंड कॉलर, एंड सो ऑन, ऐसे करता रहूं। अब ये तो 3 कॉलम थे, चलो 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर ये 10 कॉलम होते तो 10 बार यही थोड़ी लिखता।
समझ आ रहा है? ठीक है, तो यही करने के लिए डीप्लायर में एक फैसिलिटी है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इस तरह से ये फैसिलिटीज ना आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसे अप्लाई से करके देखो, मत देखो म्यूटेटिव से करके देखो क्या प्रॉब्लम आता है। ऐसे अप्लाई से मैंने क्यों नहीं किया, क्यों म्यूटेटिव पे आया हूँ। ठीक है, तो बाद में हेल्प देख लेना, समझ लेना आराम से। यस एग्जैक्टली, ऐसे अप्लाई से क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसे अप्लाई से अगर मैंने बोला डायमंड डीएफ, तो वो मेरी कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो सबको ही एज करेक्टर कर देगा। मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था ये सब तो हों कैरेक्टर, मेरे को ये जो नंबर्स हैं इनको कैरेक्टर चेंज नहीं करना है। ऐसे अप्लाई इन सबको भी कर देगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ यश, मे बी यू कैन गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई, इट डजंट वर्क दैट वे। देख लेना करके। फॉर नाउ स्टे विद मी बिकॉज कई चीज़ें अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज नेटिविटी थिंग्स आर गोइंग टू कंज्यूम टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ जाना चाह रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा। स्ट्रक्चर के अलावा वन मोर थिंग विच यू, आप लोग डुप्लीकेसी पे पहले आ गए। डुप्लीकेसी से पहले ज़्यादा ज़रूरी जानते हो क्या है? अगर ये आइडियल, दिस इज वन आइडियल विद आई कैपिटल रेस्ट स्मॉल, इफ देयर इज अनदर आइडियल विद ऑल स्मॉल, एंड देन देयर इज अनदर आइडियल विद ऑल कैपिटल, समझ रहे हो क्या होगा? अगर डुप्लीकेट हो भी रहे होंगे तो डुप्लीकेट दिखेंगे नहीं यार। तो डुप्लीकेट से पहले मेरा काम है, हाँ, मेरे को इसे कॉमन एक स्टैंडर्ड में लाना होगा। तो आई एम ऑन टू दोज लाइन्स। पहले मैंने कैरेक्टर बनाया सबको, फैक्टर मेरे को होने नहीं देता। अब लेट्स केस ठीक कर लेते हैं। इफ वी क्लीन द केस, तो लेट्स गेट ऑल इनटू अपर केस। अगेन इन द चैट बॉक्स, देख लो क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस टाइम आई एम म्यूटेटिंग, कि अगर कोई कैरेक्टर मिल जाए, क्या कह रहा हूँ मैं? म्यूटेट। म्यूटेटिव कैसा काम कर रहा है? म्यूटेट अ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मैंने क्या बोला? म्यूटेट कर दो डायमंड डेटा सेट को, इफ अ कंडीशन इज ट्रू। व्हाट इज द कंडीशन? इज कैरेक्टर। तो अगर कोई कैरेक्टर मिल जाए तो इस डेटा सेट को म्यूटेट कर दो, और म्यूटेशन में क्या करना है? उसे अपर केस कर देना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अपर केस कर दो, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो मत करो। हाँ सही कह रहा है। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है तो क्या होगा? नंबर होगा, लॉजिकल होगा, जो कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूँ उसे अपर केस लोअर केस नहीं कराना। मेरे को क्या कराओगे? नंबर का अपर केस क्या होता है? कुछ नहीं। ओके, यहाँ तक आ गई। लेट्स चेक डुप्लीकेट्स। अब बात करते हैं डुप्लीकेट की। ऐसे ही चेक करोगे, सम ऑफ डुप्लीकेटेड डायमंड डीएफ में देख लो कितनी रोज डुप्लीकेटेड, कितनी है देखें। There are 146 rows which are duplicate in this data set. रिमूव कैसे करोगे? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट से रिमूव कैसे करोगे? अपने आप करके दिखाओ तो जरा, लिख के बताना कैसे लिखोगे। अरे नहीं ध्यान आ रहा, डुप्लीकेट से रिमूव करने के लिए क्या लिखते थे?
हाँ जी, डिस्टिंक्ट हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं ना। चेक दिस वन, आई एम कॉलिंग इट डायमंड DF1, आई एम कॉलिंग इट डायमंड DF2। बेस पैकेज का यूनिक फंक्शन ये भी हो सकता है। हियर इट गोस, देख लो, उसने कुछ रोज ड्रॉप कर दिए हैं, नए डेटा फ्रेम में कुछ रोज कम है। डीप्लायर से करना है तो डिस्टिंक्ट फंक्शन वो भी कर सकते हो। नाउ फिलहाल आप देख रहे हो कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ने क्विकली कर दिया बिकॉज डेटा बहुत कम था। When there is a huge data set, then you will clearly realize that distinct function works way too fast. ठीक है, तो anyway, I am changing it in diamond DF itself. So there can be both ways are good. Here in the chat box again, don't type everything. तो डुप्लीकेसी टेस्ट भी हो गया। सो ब्रॉडली हमारा डेटा क्लीन हो चुका है, यस और नो? ब्रॉडली हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। मोटा मोटा यही देख सकते थे आप। Let's come to some minute analysis, which is essentially EDA. So there can be several things you can। हाँ जी, EDA करोगे, क्या करोगे बताओ EDA में? आपने डेटा क्लीनिंग का थोड़ा सा पार्ट देख लिया है, EDA में क्या करें? So EDA में it is always a good practice, you can start off with univariate analysis. We talked about this, remember? अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो यूनिवेरिएट स्टार्ट कर दो, वन वेरिएबल एट अ टाइम देखना शुरू करो। ये वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है कि कैटेगोरिकल है? कैटेगोरिकल है तो इसमें स्पेलिंग मिसमैच तो नहीं है, अपर केस लोअर केस तो नहीं हो गया है, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आ रही है। न्यूमेरिक है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें देख लो इसकी रेंज क्या क्या है, इसमें कोई इनवैलिड वैल्यू तो नहीं लग रही है। गेटिंग द जस्ट, इनवैलिड वैल्यू कैसी आती होगी? किसी डायमंड का कैरेट लिखा हो 0, हाँ इनवैलिड वैल्यू है, नहीं आ सकती। सही बात है। किसी डायमंड का डायमेंशन, दिस एक्स वाई जी, दीज आर लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ डायमंड। किसी डायमंड का हाइट लिखा हो नेगेटिव, नहीं हो सकता, इनवैलिड वैल्यू है। तो these kind of things you can check on, you can keep an eye on. And then there is one important thing जो अभी तक नहीं देखा था आप लोगों ने, let's call, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल इट इज कैरेट, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद यूनिवेरिएट, इट इज कैरेट, कैरेट ऑफ डायमंड विच इज, ठीक है, डेटा डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल रहा है कैरेट इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। बहुत सारे डायमंड्स का कैरेट दिया हुआ है, यानी जो भी उनका प्योरिटी सिग्निफिकेंस जो भी है। हाँ जी, मेरे ख्याल से समरी देख लेना चाहिए। अलग अलग मिन मैक्स मीन मीडियन क्या देखता रहूं, समरी देख लेते हैं, एक ही बार में समझ आ जाएगी कहानी क्या कह रहा है। तो इट्स गुड आइडिया टू चेक समरी ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इट स्टार्ट्स ऑफ विद मिनिमम विद 0.2 एंड मैक्सिमम गोज अप टू 5 पॉइंट समथिंग, सो देयर डजंट सीम एनी सरप्राइजेस। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू आ गई है, जीरो आ गया, तो कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन यू वांट टू पॉइंट आउट, समवन प्लीज? हम्म,
थर्ड क्वांटाइल से मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना है? मल्टीफोल्ड। इनफैक्ट इतना डिफरेंस तो इसमें भी नहीं है, which means yes. So these are a few checks which you should keep an eye on. एक और चीज से पता लग रहा है, एक दिन हमने देखा था that median आउटलायर से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, मीन इज वे टू सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अगर दो सेंट्रल वैल्यूज, देयर आर टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड दे आर शोइंग गैप, इट इज 0.7, इट इज 0.79, ऑलमोस्ट 0.8, इट मीन्स मीन को अपनी तरफ ड्रैग करने वाली कोई वैल्यू है इस डेटा, जिसकी वजह से मीन इज वे टू फार फ्रॉम मीडियन। So this can be one pointer. Other pointer which can be, what can be other pointer? हाँ जी, आउटलायर देखने के लिए और कोई पॉइंटर था याद है? Remember? Yes, the box plot. देखा था विजुअलाइजेशन में? So you are doing some univariate. Here it is. In the chat box. बॉक्स प्लॉट क्या दिखाता है? बॉक्स प्लॉट वही दिखाता है जो समरी फंक्शन दिखा रहा है। समरी फंक्शन नंबर्स में दिखा रहा है, बॉक्स प्लॉट आपको एक फिगर में दिखाता है। और क्या दिखा रहा है? हाँ जी, क्या दिखा रहा है? बहुत सारे आउटलायर दिखा रहा है। तो एक तो बॉक्स प्लॉट से आउटलायर दिखा तो दिया उसने, आपको बहुत सारे आउटलायर्स दिखा दिए, लेकिन डिड वी टॉक अबाउट के व्हाई बॉक्स प्लॉट किस बेसिस पे बता रहा है आउटलायर? नो क्लू। वेल दैट्स वन, ओके ठीक है। सेकेंडली, मेरा सेकंड प्रॉब्लम क्या आया बॉक्स प्लॉट से? इट इज गिविंग, बॉक्स प्लॉट ने बताया दिस इज रूटीन मैक्स, दिस इज रूटीन मिनिमम, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। रूटीन मिनिमम हमारा कितना आया था समरी में? 0.2, चलो ये तो ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन तो दिखाता ही नहीं है। रूटीन मैक्सिमम ये हमारा कहाँ बता रहा है? इट इज टेलिंग मी नियर, समवेयर नियर टू, बट हाउ मच इट इज? Is it 2.01 or is it 1.99? Are you very sure? I don't think so. Again, I'm going to tell you something very practical. We don't do outlier treatment on basis of box plot. देखने और मतलब कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बॉक्स प्लॉट आउटलायर दिखा देता है, करोगे क्या उसका? होता नहीं दिख रहा कुछ इससे।
समझ पा रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? पहली चीज, ये नहीं पता इसने आउटलायर डिसाइड कैसे किया। दूसरी चीज, ये नहीं समझ आ रहा कि ये है कितना, कहाँ तक मानूं कि आउटलायर है, कि यहाँ तक रूटीन रेंज थी उसके ऊपर वाले आउटलायर हैं। तीसरी चीज, थर्ड प्रॉब्लम, अगर गलती से ये पता चल भी गया तुम्हें, से मैं तुमसे कह दूं कि दिस इज 2.0, कि 2.0 इज द रूटीन मैक्स और उसके बाद वाले सब आउटलायर, ठीक है, अच्छी बात है। सपोज ये पता चल भी गया तुम्हें, नाउ पे अटेंशन टू दिस। मैंने कहा 2.0 शुड बी रूटीन मैक्स, दिस वैल्यू, दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, ये तो हमने देखा था, ये मैक्स भी बता रहा है मेरे को। दिस वैल्यू ओके सर्टेनली बियॉन्ड 4, मान सकता हूँ। दीज ऑल वैल्यूज ओके सर्टेनली बियॉन्ड 2, 2 से काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन टॉक अबाउट दीज वैल्यूज, ये जो यहाँ पर दिखाया ना बिल्कुल धपाधप इसने, यहीं पे जो पॉइंट गिरे हुए हैं सारे एक के ऊपर एक, ये सारे, ये सारे, ये कोई 2.01 था, इनमें कोई 2.005 था, कोई 2.02 था, समथिंग समथिंग। यू नो वेयर दिस इज गोइंग नाउ। क्या इनको आउटलायर कहना ठीक है इतनी जल्दी से? यार तुम कह रहे हो मेरा रूटीन मैक्सिमम 2.0 तक तो ठीक है, लेकिन 2.01 से 2.005 भी हुआ तो मैं भगा दूंगा इस डेटा से, तो ये आउटलायर है मेरे लिए। क्या ये न्याय है इस गरीब के साथ? लग तो नहीं रहा। हाँ अभिलाषा, जो ओके, जो स्टेटिस्टिकल रूल आप बता रहे हो ना, ये Q3 प्लस 1.5 IQR वाला जो IQR रूल होता है, you say this is not following 1.5 times, this is following one time IQR। बॉक्स प्लॉट जो दिखा रहा है इस समय आपको, तो दिस इज अनदर रीजन टू हेट बॉक्स प्लॉट। इससे करके देख लेना, शायद अब की बार ठीक बताएगा। आई थिंक ये वही कर रहा है। Q3 प्लस IQR, वो इस हिसाब से आउटलायर डिसाइड कर लिया उसने, इसको बोल दिया रूटीन मैक्सिमम, गलत है। 1.5 टाइम्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल रूल वो है। करके देख लो एक बारी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो शायद उससे आ जाएगा, शायद उस हिसाब से बोल रहा है। तो खैर आइदर हम IQR रूल के तहत बोल रहे हैं या विजुअली देख रहे हैं, हमारे दोनों तरह से काम नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली मेरे लिए ठीक नहीं है इसकी बात मानना। प्रैक्टिकली मैं एक डायमंड को बोलूं कि ये तो मेरा रूटीन रेंज में है, और जस्ट उससे जस्ट 1 mm ऊपर होते ही मैं उसे बोल दूं कि ये तो मेरा बाहर हो गया, ये तो आउटलायर, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। सो प्रैक्टिकली करते क्या है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आउटलायर ट्रीटमेंट जरूरी तो है। नाउ स्टे विद मी। There is a function called quantile, and tell me what does it show here in the chat box. What do you understand by quantile and percentile? Did we talk about this? कुछ डिस्कशन किया था इस बारे में? क्वांटाइल क्या होते हैं, परसेंटाइल क्या होते हैं? तो मैंने क्वांटाइल फंक्शन से देखा, क्या दिखाता है क्वांटाइल फंक्शन? वही दिखा रहा है, क्वांटाइल, जो उसका नाम है। 0th पे 0 परसेंटाइल यानी 0 क्वार्टाइल, 25th परसेंटाइल यानी Q1, 50th परसेंटाइल यानी
Q2 कह सकते हो, मीडियन कह सकते हो, 50th परसेंटाइल कह सकते हो, जो भी कह लो सर वही है। 75th परसेंटाइल यानी Q3 और 100th परसेंटाइल यानी इसे Q4 बोलो या मैक्स वैल्यू बोलो या जो भी बोलो, वही दिखा रहा है। ठीक है, तो मिन टू मैक्स उसने 25 परसेंटाइल के ब्रैकेट्स में इसको ब्रेक कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये क्या दिखाता है? बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा सिर्फ क्वांटाइल्स 0, 25, 50, 75, 100। मैं बोलूँ आपसे कि मेरे को ऐसे नहीं देखना 25, 50, 75, 100। मेरे को कैसे देखना है? मेरे को एक तो 10th परसेंटाइल देखना है, एक 30th देखना है और एक देखना है 66। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कर सकते हो? हेल्प देख लो क्वांटाइल की, शायद कुछ फैसिलिटी दे रखी हो। तो पता है आपको क्या पता चलेगा? यस, यू कैन मेंशन दैट लाइक दिस। टाइप नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, स्टे विद मी, भेज दूंगा। मैं कह रहा हूँ क्वांटाइल दिखाओ डायमंड डीएफ कैरेट के, तो ये मेरे को परसेंटाइल दिखाता है बाय डिफॉल्ट ऐसे 0, 25, 50, 75, 100। मैं कह रहा हूँ ये मत दिखाओ, मेरे को वो दिखाओ जो मेरे को देखने हैं। मेरे को कौन सा देखना है? 0.01 यानी 1 परसेंटाइल, 0.02 यानी 2 परसेंटाइल, 0.10 यानी 10th। देख रहे हो, मतलब जो भी वियर्ड कॉम्बिनेशन मेरे को देखना है, मेरे को वो वाले दिखाओ। लो दिखा दिए बेचारे ने। ये फंक्शन, हम इस फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड? मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बताता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये जैसे 1, 2 मैं देख रहा हूँ और ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, अगर मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू मे बी 98, 99 एंड 100, मैं सारी वैल्यूज पे देख लूँ, मैं सारी वैल्यूज में ये देख लूँ कि ये कितना कितना इंक्रीज होती जा रही है, तो आउटलायर ढूंढने में कैसे हेल्प करेगा मेरे को? देख रहे हो, अब मैं हर एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ बॉक्स प्लॉट की तरह। आई एम नॉट ट्रीटिंग ईच एंड एवरी डायमंड, आई एम टॉकिंग इन परसेंटाइल। इन डायमंड्स के कैरेट को मैंने 100 रेंज में डिवाइड कर दिया है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और मैं देखता जा रहा हूँ कि ये रेंज कैसे बढ़ती जा रही है। तो इफ ईच परसेंटाइल इज इंक्रीजिंग इवनली, 1 से 2 परसेंटाइल पहुंचने में कुछ इंक्रीज आया, कुछ इंक्रीज आया, कुछ इंक्रीज आया, ये तो ठीक है। बट अगर कहीं पे सडनली देयर इज अ वे टू मच इंक्रीज, तो शायद मैं उसको आउटलायर बोल सकता हूँ। यही पहचान होती है ना आउटलायर की, वे बियॉन्ड। अचानक से जंप आएगा, अचानक से बहुत दूर दिखाई देगा, राइट? एज इफ, अरे ऐसे ही तो होगा। सैलरी चल रहे हो, आलोक, अभिलाषा, जॉन, मधुर, मोनिका एंड सडनली मार्क जकरबर्ग, दिखाई दे जाएगा ना आउटलायर। वही करने की कोशिश कर, तो शायद उससे मैं आउटलायर बेटर जज कर पाऊंगा रादर देन के बॉक्स प्लॉट के हिसाब से मैं जज कर। तो चलो लिख लो, अब लिख लो। कैसे लिखोगे? क्वांटाइल, आई वांट टू सी डायमंड डीएफ कैरेट ऑन ईच एंड एवरी परसेंटाइल 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड अप टू पॉइंट, नॉट पॉइंट, अप टू 1.0, 100 परसेंटाइल। 1 यानी 100 परसेंटाइल, 100%, करेक्ट। ठीक है जी, कैसे लिखोगे? शाम तक यही लिखोगे क्या आज? 0.01, 0.02, 0.03, लास्ट में जाके 0.98, 0.99 एंड फाइनली 1.0। नॉट एग्जैक्टली। हियर इन द चैट बॉक्स। आपको पता है ना सीक्वेंस फंक्शन? यस, दैट इज अ सीक्वेंस थिंग। अभिलाषा, यू आर किलिंग इट।
क्या बात है, वाकई ले आया हूँ मैं तुम्हें। आ गए हो तुम लोग लेवल पे, अब तो बोलने से पहले ही बताने लगे हो। यस, मेरे पास एक सीक्वेंस फंक्शन है, मैं ये शाम तक बैठ के नहीं लिखूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक सीक्वेंस है, स्टार्ट करो 0 से, जाओ 1 तक, एंड बाय हाउ मच जंप, 0.01, 0.01 का जंप लेते लेते चले जाओ। तो ये क्या आ जाता है, यही आ जाता है जो हम कह रहे थे। ठीक है, आगे यहाँ तक सभी लोगों का ठीक ठाक, ऑल गुड। क्या पता चल गया मेरे को, 0th परसेंटाइल से लेके 100th परसेंटाइल तक की वैल्यूज आ गई। नाउ डू वन थिंग, डू इट बाय योरसेल्फ, आई विल नॉट किल यू। टाइप प्लॉट बेस फंक्शन जो हमने देखा है स्कैटर प्लॉट के लिए, टाइप प्लॉट, और प्लॉट के ब्रैकेट में ये पूरी कहानी जो ऊपर लिखी थी, ये कॉपी करके पेस्ट कर दो, एंड टेल मी इफ यू रियलाइज द मैजिक। गो अहेड। You saw that, right? What has happened? कैसा आया है? Now this is quantile plot. This is quantile plot या percentile plot essentially. हर परसेंटाइल पे आप देखते हुए जा रहे हो, तो ये क्या दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है कि हर परसेंटाइल के साथ आपकी ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक था, एंड देन सडनली इज अ जंप। तो ये क्या बता रहा है, इट इज नॉट टेलिंग देयर इज वन आउटलायर, इट इज टेलिंग देयर इज 1 परसेंटाइल आउटलायर। आपके 99 परसेंटाइल तक 99% ऑफ योर डायमंड्स आर इन रूटीन रेंज। There are then 1 percentile diamonds which suddenly jump out, maximum being 5.01. So this pretty much sets my clear boundary. अब मेरे को बड़ी क्लियर सी एक बाउंड्री नजर आ रही है, दैट कहाँ तक, हाँ जी, अब मेरे को वैल्यू भी दिख रही है। रिमेंबर बॉक्स प्लॉट में वैल्यू नहीं दिखी थी, बट परसेंटाइल प्लॉट मेरे को ये भी बता रहा है कि यहाँ तक आपकी रूटीन रेंज ठीक ठाक लग रही थी, यहाँ तक ग्रोथ आपकी एकदम से कोई ऐसा वो नहीं था कि तोड़ फोड़ के बाहर निकल रहा है कुछ। हाँ, यहाँ तक सब मेरे तुम्हारे जैसे थे। जकरबर्ग इसके बाद है, 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल लोग वही हैं दुनिया में, वो आउटलायर है। यहाँ तक ठीक है जी, बढ़िया, क्लैरिटी। नो अभिलाषा, वही मैं कह रहा हूँ, अभी तक हम जो बॉक्स प्लॉट से देख रहे थे, वो क्या कह रहा था, वो कुछ भी कह रहा था, वो कह रहा था कि 2.1 तक मैं मानूंगा, और 2.1 से बाद जितने भी होंगे, चाहे 2.001 011 ही क्यों ना हो, वो कह रहा है इसे मैं आउटलायर बोलूँ। तो इसलिए हमको लगा है कि प्रैक्टिकली ये मेरे डेटा के लिए ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई वी मूव्ड आउट टू परसेंटाइल प्लॉट। परसेंटाइल प्लॉट से मेरे को पता चला कि 99 परसेंटाइल ऑफ डायमंड्स दे आर ओके। इसके बाद जो है, इसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक एक डायमंड की जगह मैं परसेंटाइल्स में बात करूँ तो जरा बेटर हो। सो दिस इज नॉट आउटलायर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज आउटलायर, मैं ये कह रहा हूँ बियॉन्ड दिस ऑल आर आउटलायर्स।
This is not one diamond. This is 1 percentile diamond of these 50,000 diamonds. तो 500 डायमंड होंगे ऐसे जो बाहर होंगे इससे 1 परसेंटाइल है ना. Coming back, there is a few things to brainstorm. Maybe discuss among yourself if you wish to. Maybe use your WhatsApp group or maybe this chat itself. I'm leaving you with a couple of questions. Number 1, मैं तो मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, मुझे इस आउटलायर से क्या प्रॉब्लम. नंबर 2, अगर प्रॉब्लम है भी तो करना क्या है, इलाज क्या करना है इसका. You got the question? Everybody got the question? मुझे इस आउटलायर से प्रॉब्लम क्या है, और जो भी प्रॉब्लम है तो करूं क्या इसका. सोचो थोड़ा सा. गिव मी सजेशंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप देम एज वेल इन द चैट बॉक्स. सोच लो आराम से, मेरे को बता देना. ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स, मेरे को बताना है इसका क्या सोचो. अगर क्वेश्चन नहीं है, इट इज गोइंग टू कम बैक एंड बाइट यू. ट्रस्ट मी, फंस जाओगे, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा. It is some 3:44 by my clock, so let's break for some time. Meanwhile, keep thinking, keep discussing. We resume at 3, say, okay, maybe 10-12 minutes. We can take it. Okay, we resume at 3:57, I think. Okay, guys, see you there. Be back in time. Yes, the real reason is, yes, correct, yes. It will impact the value of r squared. और r squared की वैल्यू इम्पैक्ट होने का मतलब क्या है? It will impact the fit of the linear regression. I'll show you. See, yesterday we established कि multiple linear regression में हमें ज्योमेट्री दिखाई नहीं देगा, वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन ज्योमेट्री कहीं जब ये फिट कर रहा होगा तो जस्ट इमेजिन अगर ये आउटलायर नहीं होता, अगर ये आउटलायर नहीं था, मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का था, जब भी ये लीनियर रिग्रेशन पे आएगा कोई ना कोई लाइन इस तरह से फिट कर रही होगी इसको. बहुत ही बढ़िया. ज़्यादातर पॉइंट से वो थोड़ी सी मिस्टेक कर रही होगी, बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, कुछ पॉइंट से इसकी एरर हो जाएगी और स्क्वाड आ जाएगी, कुछ तो आ जाएगी. बट ड्यू टू दिस आउटलायर क्या होने वाला है, अगर मेरा ये आउटलायर डेटा में रहा और मैंने लीनियर रिग्रेशन किया, ये मेरे लाइन जो है ये इस आउटलायर को भी फिट करने का कोशिश करेगी. इट विल ट्राई टू रिड्यूस एरर फ्रॉम दिस लाइन, दिस आउटलायर. इस आउटलायर से भी एरर को रिड्यूस करने का कोशिश करेगी. एंड इन दैट एंडियावर क्या करने वाली है ये, बाकी 99% जो वैल्यूज थी उन सब से इसका एरर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाए, फिट खराब हो जाए. समझ आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आउटलायर से मेरे को? ये प्रॉब्लम है आउटलायर से. कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. अब करना क्या है फिर इसका, ये तो समझ आ गया, ये दिक्कत होगी. वन थ्योरी आपने बोला रिमूव कर देते हैं. You think about it. They were some 1 percentile of there were outliers. हाँ जी, 50,000 डायमंड्स हैं आपके, 53,000 समथिंग. 1 परसेंटाइल कितना हो गया? कितने डायमंड्स आप रिमूव करने के लिए कह रहे हो? 500 समथिंग. अच्छा चलो कर देते हैं. थोड़ा डेटा लॉस हो गया लेकिन आउटलायर निकल गया. अब पता लगा 1 परसेंटाइल आउटलायर अब निकला है कहाँ? अब की बार निकला है प्राइस में.
तो आप क्या कह रहे हो, और 500 हटा दो, फिर पता लगा, फिर आउटलायर निकला है, कहाँ, अब की बार से टेबल वेरिएबल में निकला। तुम कह रहे हो और 500, पता लगा ऐसे 500 करते करते आपका डेटा लॉस हो गया 5%, 10%। समझ रहे हो, 1-2% डेटा लॉस होता तो समझ आता, चल जाता। इतना डेटा लॉस होना ठीक थोड़ी है। एनीवे इट इज डेटा। ये 1% लाइक जो आउटलायर थे ये कैरेट में थे, लेकिन इसके बाकी वेरिएबल जो थे वो तो इन्फॉर्मेशन थी। यस और नो? सो टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, वी कॉल इट कैपिंग एंड फ्लोरिंग। नाउ व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, कैपिंग एंड फ्लोरिंग? आउटलायर दो जगह आ सकता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस इज कॉल्ड हेड, हेड ऑफ द स्नेक, यहाँ जो देख रहे हो। आउटलायर दूसरा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ऐसा चल रहा है एंड आउटलायर इज ऑन द टेल ऑफ द स्नेक, हेयर डाउन बिलो। यहाँ तक वैल्यूज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी जैसे आप रिवर्स ऑर्डर में आ रहे थे, और देन सडनली देर इज अ सडन ड्रॉप, कंसिडरेबल ड्रॉप। मैं क्या कह रहा हूँ, रादर देन रिमूविंग देम लेट्स मैनिपुलेट डेटा ए लिटिल। हाउ एम आई मैनिपुलेटिंग? मेरा प्रॉब्लम क्या था कि ये लाइन जो मेरा ऐसा फिट होना चाहिए था, इस आउटलायर की वजह से ड्रैग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं इस आउटलायर की वैल्यू अगर यही कर दूँ, यही जो मेरा रूटीन मैक्सिमम था, तो कैरेट में तो मैंने आउटलायर ट्रीट कर दिया और बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी रहे। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिप्लेसिंग these values which are outliers to the routine maximum। कैसे करते हैं वो? ऐसे कर रहे हैं। मैंने क्या देखा था, मेरे को प्लॉट से क्या पता चला, प्लॉट से मेरे को पता चला कि 99 परसेंटाइल तक वैल्यूज मेरे ठीक ठाक जा रहे थे, 100 परसेंटाइल जो था वो सडन जंप था। तो यानी 99 परसेंटाइल वैल्यू यहाँ तक मेरा ठीक वैल्यूज चल रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, दिस वन हियर। मैं कह रहा हूँ डायमंड डीएफ का कैरेट कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कौन सी लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे, विच, जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो उस लोकेशन पे। कंडीशन क्या है, डायमंड डीएफ का कैरेट कॉलम 2.18 से बड़ा है। ये 2.18 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये देख रहा था। 2.18 से अगर बड़ा है तो वहाँ असाइन कर दो क्या वैल्यू, वही 2.18। देयर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अगर टेल पे आ रहा होता तो क्या कहता, अगर टेल पे आ रहा होता तो मैं कहता डायमंड कैरेट का चेंज कर दो कहाँ, जहाँ पर इट इज लेस देन दैट रूटीन मिनिमम वैल्यू। करेक्ट? ये साइन चेंज करना भूलोगे तुम लोग, गलत यहाँ करोगे। अगर टेल पे हटाना है तो लेस देन होगा, हेड पे हटाना है तो ग्रेटर देन होगा। नाउ जब हेड पे हटा रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग अ कैप ऑफ दिस स्नेक, कैपिंग।
अगर टेल पे कर रहा होता, मैं टेल पे ट्रीट कर रहा होता, इस आउटलायर को ले आता रूटीन मिनिमम पे, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग अ फ्लोर फॉर दिस स्नेक। यही बोल रहे हैं कैबिन फ्लोरिंग, मतलब कुछ नहीं होता इनका, भारी भारी बातें हैं बस कहने के लिए, यही कर रहे हैं। ठीक है जी, सो दैट इज मच अबाउट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो वी हैव डन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स यूनिवेरिएट, हमने इसका रेंज देखा, आउटलायर चेक किया, आउटलायर मिल गया तो ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट comes is cut, which is categorical variable। हाँ जी, कैटेगोरिकल वेरिएबल में क्या देखोगे, मीन मीडियन तो होते नहीं इसके, मिनिमम मैक्स भी नहीं होते, क्या देख सकते हो कैटेगोरिकल वेरिएबल में? ओके अभिलाषा, दिस बिकम्स अ ट्रिकी केस, बताता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये था और मैंने इसको ट्रीट कर दिया, नाउ इट इज ट्रीटेड। लेट्स चेक द प्लॉट अगेन। अगर मैं दोबारा यही परसेंटाइल प्लॉट देखूं, इस बार मैं देख रहा हूँ ये ऐसा दिख रहा है, और अब की बार क्या लग रहा है देखने में, अगेन ये देख रहे हो, अगेन फिर यहाँ पे सडन जंप ऐसा लग रहा है जैसे सडन जंप आ रहा है, एक्चुअली नॉट। देखने में ऐसा लग रहा है दोबारा सडन जंप आ गया, फिर से दिख रहे हैं 3-4 आउटलायर ऊपर, एक्चुअली दे आर नॉट आउटलायर्स नाउ। आउटलायर इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आउटलायर ट्रीटमेंट आप सिर्फ एक बार करेंगे। ये वाला आउटलायर इसलिए दिख रहा है, ये वाला आउटलायर अब जो दिखा था आपको सेकंड इटरेशन में, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जा चुका है, देख रहे हो, अब वो अभी वो सडन जंप नहीं दिख रहा, और नाउ इट इज लुकिंग, हाँ रूटीन सा ही लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली आउटलायर ये था, अब वो चला गया, तो रिलेटिवली जो आउटलायर था उसके जाने की वजह से अब कोई नया आउटलायर दिखने लगा है, नाउ योर डेटा इज डिसीविंग यू। तो आउटलायर ट्रीटमेंट इज ओनली डन वंस, पहली बार में जो आउटलायर दिख रहे हैं उनको आप ट्रीट करोगे एंड यू विल मूव अहेड। बार बार आउटलायर ट्रीट करोगे, पता लगा अभी इधर ये वाला गैप जो था ये बड़ा दिखने लगा, धीरे धीरे करके पता है ये जो यहाँ जो गैप होगा छोटा सा वो भी दिखने लगेगा, शायद ये भी आउटलायर। सो दिस इज योर विजुअल कैपेसिटी डिसीविंग यू नाउ। तो बार बार नहीं करेंगे, दैट्स वन। सेकेंड, सपोज आपको पहली बार में देखने में लग रहा है कि आपके आउटलायर में 90% तो ठीक ठाक चल रहे हैं, या 92% तो ठीक ठाक चल रहे हैं, बाकी सारे आउटलायर दिख रहे हैं, अगेन इट बिकम्स ट्रिकी। ट्रीट तो कर लोगे बट नेवर लाइक दैट के, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है 90% तक समझ आता है, 90%, 92%, 95% वैल्यूज हैं और बाकी आउटलायर दिख रहे हैं तो वो ट्रीट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 75% तो रूटीन मैक्सिमम रूटीन चल रहे हैं और बाकी 25% आउटलायर्स। प्रैक्टिकली सोचो ना, नहीं हो सकता ना। 25% लोग दुनिया के रतन भाई टाटा नहीं हो सकते ना, आउटलायर्स होंगे तो कितने होंगे, 1%, 2%, 4%, बस बहुत हुआ, तो उतना ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, चंगा। मूविंग ऑन टू योर, क्या देखोगे, मैं कह रहा था क्या देखोगे कैटेगोरिकल कॉलम में, एक तो टेबल देख लेना चाहिए, अगर फैक्टर होते तो समरी भी वही दिखाता जो टेबल दिखाता है, मिसिंग वैल्यू वगैरह तो पहले ही देख चुके हो। टेबल देखने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें किसमें कितने फ्रिक्वेंसी हैं, यानी किस कैटेगरी के कितने डायमंड्स हैं तुम्हारे पास। आई थिंक आइडियल कट
आइडियल क्वालिटी के डायमंड्स, आइडियल कट क्वालिटी वाले डायमंड सबसे ज़्यादा है। वही दिख रहा है यहाँ पे डेटा में आपके। देख क्यों लेना चाहिए, ऐसा देख लेना चाहिए कि जस्ट इमेजिन, यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, बस जस्ट इमेजिन यहाँ पर एक कैटेगरी दिखा रहा है वेरी गुड और एक कैटेगरी दिखा रहा होता वी गुड, है ना? समझ पा रहे हो क्या हो रहा होगा? दोनों एक ही कैटेगरी थी, लेकिन आर को क्या दिखेगा, ये अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी। ठीक है जी, फेयर एनफ, ये भी ठीक हुई बात। अब यहाँ पर एक दूसरी दिक्कत आती है। पहले तो ये बताओ, अगर ऐसा देख लिया तो ठीक कैसे करोगे इसको, बता सकता है कोई? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर ऐसे दिख गई और अब मैं चाहता हूँ कि जो कैटेगरी वेरी गुड दिख रही थी उनका नाम वी गुड हो जाए। जरा लिखोगे कोड इसके लिए? इस डायमंड डीएफ के कट कॉलम में जहां जहां वेरी गुड लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ वो वी गुड में कन्वर्ट हो जाए। क्या कोड लिखोगे? बताना जरा लिख के, ड्रॉप इन द चैट बॉक्स अगर कोई कर ले तो। So I hope everybody got the gist. जिन बट नाउ दिस इज कंसर्निंग, ये बाकी लोगों से हो क्यों नहीं पा रहा है, कोई लॉजिक बन क्यों नहीं पा रहा? एक दूसरा प्रॉब्लम आता है अभी यहाँ पर। दिस कट वाज अ कैटेगोरिकल कॉलम, सही बात है। वो जो हमारी एन डायमेंशन स्पेस में ज्योमेट्री काम करने वाली है, एन डायमेंशंस, ये भी एक डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है, इमेजिनरी, लेकिन जहां भी कर रही होगी, और हर डायमेंशन पे एक वेरिएबल होगा, उसमें कभी ना कभी प्राइस के अगेंस्ट ये कट कॉलम भी आएगा, एंड इट इज कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल को कैसे रखोगे यार? कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल इन द सेंस लाइक कलर ऑफ समथिंग, कलर ऑफ अ बिल्डिंग, और वैल्यूज क्या चल रहे हैं उसमें? रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है कैटेगोरिकल के साथ? अगर कॉन्टिन्यूअस था, अगर ये कैरेट था, ये तो मुझे पता है, जीरो से शुरू होगा और कहीं मैक्स वैल्यू तक चला जाएगा कैरेट की, जो भी होगी। नाउ देयर इज कैटेगोरिकल, इट इज कट या कलर फॉर दैट मैटर। बताओ किसे रखूं पहले? रेड को रखूं पहले और ग्रीन को रखूं यहाँ पे? तो इन अ सेंस मैं क्या कह रहा हूँ, दैट इन सम वे रेड इज लेस देन ग्रीन। क्या ये ठीक बात है? अरे कैसे ठीक बात है, कैसे बोल रहा हूँ कि रेड इज लेस देन ग्रीन? अगर मैंने ये ऐसे रखूं, मैं कह रहा हूँ रेड को पहले रखूंगा ग्रीन को, तुम कह रहे हो नहीं ग्रीन को पहले रखो रेड को बाद में रखेंगे। कैसे समझाऊं तुम्हें कि रेड को पहले रखना है? क्या कोई तरीका है इस बात का? किस बेसिस पर डिसाइड करूंगा कि कौन सा कलर पहले रखा जाए? हाँ, ऑर्डिनल में चल सकता है, लेकिन ओके, इन दिस केस ऑर्डिनल तो तब था जब कोई फैक्टर था, हमने तो कैरेक्टर बना दिया सबको, अब तो सारे कैरेक्टर हैं।
ऑर्डिनल रहा होता तो शायद सोचते, ऑर्डिनल तो मैंने छोड़ा नहीं इसको। So for categorical columns, especially when you are dealing with regression models, there comes a concept of dummy variable. डमी वेरिएबल क्या होता है? सपोज आई हैड अ कॉलम कलर और वहां पर वैल्यू चल रहे थे रेड, ब्लू, ग्रीन, दिस काइंड ऑफ थिंग। मैंने कैसा कन्वर्ट कर दिया इसको? आई हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट कॉलम्स फ्रॉम देयर, उसे डमी कॉलम कह रहा हूँ। ये कैटेगोरिकल कॉलम एज सच मेरे काम नहीं आ रहा था। अब अभिलाषा इसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि ये ऑर्डिनल था, कभी कैटेगोरिकल भी तो आएंगे मेरे सामने। अगर ऐसा कैटेगोरिकल कॉलम हुआ, कलर ऑफ अ बिल्डिंग रेड, ब्लू, ग्रीन, किसे पहले रखूं? तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैंने क्या सोचा है उसका तरीका? टेल मी इट कैन बी डन। मैं कह रहा हूँ एक कॉलम तो बनाओ कलर रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए, और वैल्यूज क्या कर दो उसकी? वैल्यूज ये कर दो उसकी, जिस लाइन में रेड कलर था, जिस बिल्डिंग का कलर रेड था, वहां रेड इज 1, बाकी दोनों 0। जहां पे ब्लू था वहां बाकी दोनों 0, ब्लू में 1। समझ गए? जहां ग्रीन में था वहां ग्रीन 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम, जितना भी लंबा क्यों ना हो ये कॉलम, चाहे आप 1000 बिल्डिंग का पूछो मुझसे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस कलर की बिल्डिंग थी उसमें 1 है, बाकी में 0 है। रेड थी तो रेड में 1, बाकी में 0। सो नाउ दिस कॉलम इज गॉन, कैटेगोरिकल कॉलम इज गॉन, ये तो गया। उसकी जगह पर 3 दूसरे कॉलम दिख रहे हैं मुझे, 1 कॉलम फॉर ईच कैटेगरी ऑफ दिस ओरिजिनल कॉलम। और जब ये कॉलम आएगा, रेड कॉलम आएगा, ग्रीन कॉलम आएगा, ये कॉलम जब आएंगे वहां ज्योमेट्री पे फिट होने, तो कैसे हो जाएंगे? अब तो पता है मेरे मॉडल को, यहाँ 0 होता है, 1 कहीं इससे आगे होता है। सॉर्टेड, सेटल्ड। हाँ मोनिका, अगर ये किया तो इससे पता वही होगा जो तुम पहले कह रहे, जो मैं पहले कह रहा था प्रॉब्लम। अगर तुमने बोल दिया R is 1 in some sense and green is 2, तो what you are essentially implying that R is less than green. R को अगर 1 बोला और ग्रीन को 2 बोल दिया तुमने, तो इसका मतलब R ग्रीन से छोटा है, ग्रीन R से बड़ा है। ऐसा है थोड़ी एक्चुअली। आई होप आई एम समवेयर सेंसिबल गैदरिंग इट। ओके चलो ठीक है। ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस हैंड्स ऑन। तो वही करने के लिए देयर इज अ पैकेज कॉल्ड डमीज। Here is the package name, install it. It's going to help you to do the same thing जो अभी अभी समझाया आपने।
ठीक है, सो चेक दिस आउट। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। द फंक्शन इज दिस, आई रिक्वायर डमीज, सो दैट डमीज के फंक्शन मेरे को अवेलेबल हो गए हैं इस डमीज पैकेज। इस डमीज पैकेज का एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड डमीज डॉट डेटा डॉट फ्रेम। डमी डॉट डेटा डॉट फ्रेम जैसे टाइप करोगे आने लगेगा ऑटो फिनिश। इफ इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट आई एम सेइंग, मैं एक नए वेरिएबल पे नाम लिख रहा हूँ फाइनल डेटा। आई डोंट वांट टू डिस्टॉर्ट दिस डायमंड डीएफ because I want to show you the difference. As I type dummy, there are several things which are available. So I rest it with dummy.data.frame और मैं बता देता हूँ अपने डायमंड डेटा फ्रेम का नाम। Here it is. Pay attention to the environment. Check my environment. What happens to it? You see there is a variable final data और final data में there are way too many columns than the original one. Yes, you realize that? बिकॉज क्या हो रहा है, एक कैटेगोरिकल कॉलम कन्वर्ट हो जा रहा है मल्टीपल कॉलम्स में, तो वन फॉर ईच कैटेगरी, तो ये होना ही था। लेट्स चेक अगेन, देखते हैं एक, हाँ कहानी देखते हैं जरा क्या हुआ है इसके साथ। वही हुआ है जो हमने सोचा था। यू सी यहाँ पर कट कॉलम था, नाउ कट कॉलम इज गॉन, देयर इज अ कॉलम फॉर कट फेयर, कट गुड, कट आइडियल, प्रीमियम, जितनी भी कैटेगरी थी कट में सबके लिए एक कॉलम बना। सेम हैज हैपेंड फॉर कलर, color D, color E, color F, color O, and all are now 0110 0110. Got it? तो जितने कैटेगोरिकल थे उन सबको तो इसने डमी बना दिया। जो नंबर थे कहाँ गए नंबर, ये रहे नंबर। जो नंबर थे वो तो ऐसे ही रहेंगे, उनका क्या जाना। ठीक है, तो डमी डॉट डेटा डॉट फ्रेम को, इस फंक्शन को पता कैसे चला किनका डमी बनाए किनका नहीं बनाए। फॉर्मेटिंग जो शुरू में की थी, रिमेंबर, कैटेगोरिकल कॉलम्स को कैरेक्टर बनाया था, उससे पता चला इसको। उसको पता चला कि मैंने जिन्हें भी नंबर छोड़ दिया है, दोज नंबर्स आर जस्ट नंबर्स। जो फैक्टर या कैरेक्टर होते हैं उसको पता है कि वो कैटेगोरिकल होते हैं, उनका डमी बनाना होता है, ऐसे डिसाइड करें। Here it is in the chat box. So now let's keep it till here today. Let's wind it up for today. What your job will be for this week, मैंने सिर्फ आप लोगों को गाइड किया है, जस्ट अ ब्रॉड गाइडेंस आई हैव गिवन। यू नो द डेटा सेट, ये कहाँ से मिलेगा, एनवायरनमेंट पे लेने के लिए यू चेक फॉर नेटिग्रिटी थिंग्स। आउटलायर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैंने एक वेरिएबल पे करके दिखाया है। यू हैव टू चेक इट विद ऑल द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे देखना। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का क्या करना होता है, यू चेक द टेबल एंड स्पेलिंग मिसमैच एंड दिस एंड दैट, जो भी देखना है यू विल डू इट प्रॉपर्ली एंड इन अ वेल कमेंटेड कोड। ठीक है, एंड लीनियर मॉडल कैसे बनाते हैं ये आप कल देख चुके हैं। तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद लीनियर मॉडल, बिल्ड अ लीनियर मॉडल। यू विल स्टार्ट विद डिफॉल्ट मॉडल जो हमारा कंसिडरेशन था, हमें नहीं पता कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। वी स्टार्ट ऑफ विद ऑल द वेरिएबल्स एंड देन वी ऑप्टिमाइज इट धीरे धीरे करके। कल देखा था आपने, अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल हटाते हैं, so you will do that, आप करके देखेंगे सर। Now you know many new things. Today we learned outlier detection, we learned outlier treatment, we learned dummy variables,
ठीक है, मॉडल बनाने में तो कल तुमने देख ही लिया था, 2 मिनट लगते हैं मॉडल बनने में, थोड़ी पैसे लग रहे हैं। असली मेहनत यहाँ लगती है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। I'm turning off recording, but I'll stay for another couple minutes if there is any question, and I'll accept submissions by Friday evening.